हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और ये आशा भी करती हूं कि आप सभी अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने सभी कार्य भली भांति कर रहे होंगे। आलस्य को टाटा बाय बाय कहकर एकदम एक्टिव मोड में अपने कार्य को कर रहे होंगे। कहीं भी आलस्य जैसी भावना को आने भी नहीं दे रहे होंगे, है ना? बोलो, जो आशा करती हूँ, जो भरोसा करती हूँ, उस पर खरे उतरते हो ना? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो कि जो मैं कहती हूँ उसको मानते हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। यदि हाँ तो वेरी नाइस, यदि ना तो प्रयास करो कि हाँ, हमें अपने आप का ख्याल रखना है, ताकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ताकि मस्तिष्क अच्छे से कार्य कर सके। जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, कुछ जुनून से दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना होता है। हर एक कार्य की सफलता हमें तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक हम उसमें पूरी तरह से 100% अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी, अपना समर्पण, सब कुछ परिश्रम नहीं लगा देते। यदि जरा सी भी कमी रहती है तो सफलता तक हम पहुंच नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हुए, आखिर हमें वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ, या हम इस मैच में क्यों नहीं जीते, या परीक्षा में मुझे अच्छे अंक क्यों नहीं मिले। तरह तरह के सवाल आते हैं कि मैंने तो दिन रात पढ़ाई की थी। दिन रात पढ़ाई करो या 24 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन यदि कंसंट्रेशन से नहीं की गई है, एकाग्रचित होकर नहीं की गई है पढ़ाई, तो वो 24 घंटे भी किसी काम के नहीं है। इट्स बेटर कि हम जितना भी पढ़ें या जो भी कार्य करें, बस उसी पर फोकस्ड रहें। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया था कि स्वामी जी, आपने इतनी सी आयु में, आपको पता है ना 39, लगभग 39 वर्ष की आयु में ही वे इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। उनसे पूछा गया कि स्वामी जी, आपने इतनी सी आयु में इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ खास नहीं किया, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं किया। बस इतना ध्यान रखता हूं कि जब खाता हूं तो खाता हूं और जब काम करता हूं तो काम करता हूं। समझ आया? उनके इस जवाब के पीछे कितना बड़ा सत्य छुपा हुआ है। क्या सत्य छुपा है? जब खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं और जब कार्य करता हूं तो कार्य करता हूं। मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, यदि उसमें फुल्ली फोकस्ड होकर पूरी लगन से वो कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलनी है। इस उम्मीद से काम मत करो कि मैं सफल हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए। नो, बस काम पर फोकस्ड रहो, तब अपने आप मिलेगी सफलता। यदि आप सिर्फ और सिर्फ सफलता पर रहोगे कि मैं फिर पता नहीं जो कार्य करोगे उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और फिर कहोगे अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। तरह तरह के विचार उत्पन्न हो जाएंगे, है ना? इसलिए अपने कार्य पर ध्यान देना है। यदि खेलने का मन है तो खेल आओ, टीवी देखने का मन है टीवी देख लो, इधर उधर की चटर पटर खाने का मन है खा लो, लेकिन जब पढ़ने बैठो, जब स्टडी के लिए बैठो या वीडियो देखने बैठो, तो पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे ध्यान केंद्रण से फिर देखो आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा। आपकी एलटीएम में चला जाएगा, एसटीएम में नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, कि तुरंत आए और भूल गए। कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम मैं पढ़ तो लेता हूँ, ये मुझे याद भी हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि उस समय हमारे कंसंट्रेशन में कुछ तो कमी रह गई थी। तो उस कमी को करना है कम और हमें लगाना है अपना 100% दम, अर्थात फोकस। ठीक है, चलो। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन आपको फ्री प्रोवाइड करता है। कभी भी हम किसी भी तरह से आपसे पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, इसलिए किसी तरह की टेंशन मत लेना। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप 100% फ्री देख सकते हैं, बहुत अच्छे से, हमेशा के लिए। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 5। नाम है भारत माता। व्याख्या आपने देखी, आपने जाना कि कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, और क्या कहे जाते हैं बताओ, और उनको छायावादी आधार स्तंभ भी कहा जाता है। मैंने आपको छायावाद क्या है ये बता दिया है, 4 छायावाद के आधार स्तंभ कौन कौन है वो भी बता दिया है। एक बार फिर से बता दूं, पंत प्रसाद वर्मा निराला,
ठीक है। तो यहां जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है, इस कविता की रचना की है, जिसमें उन्होंने बताया है भारत की स्थिति या मां भारती की स्थिति कब की, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। उस समय गांव की स्थिति कैसी थी, भारतीय की स्थिति कैसी थी, देशवासियों की स्थिति कैसी थी, उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इसके बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं। आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। LSRW भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमें अपनी लिसनिंग स्किल अर्थात श्रवण कौशल पर विशेष ध्यान देना है। जितने अच्छे से हम सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलो तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, मतलब किस तरह का। पहले तो उन्होंने एक ऐसा उदास कि अपने ही घर में जैसे वो प्रवासनी हो गई हो, उसे अपना ही घर अपने घर की तरह नहीं लगता है, और जो हमेशा जिसका आंचल धूल मिट्टी फसल हरियाली इससे हमेशा लिपटा रहता था, उसको उसी में खुशी मिलती है। जब बच्चा खेलता है धूल में चला जाएगा, कुछ भी खा लेगा, वो ये नहीं देखता कि मैं गंदा हो जाऊंगा, ओहो धूल लग गई, ये सब नहीं, उसको उसमें खुशी मिलती है। तो भारत माता जो कि गांव में निवास, मतलब गांव, भारत को ग्रामीण देश कहा जाता है। ठीक है, अभी भी यदि देखा जाए, आप लोग भी पढ़ते रहते हैं कि लगभग 60% जनता आज भी गांव में निवास करती है और कृषि पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए, तो प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों का सजीवात्मक रूप प्रस्तुत किया है। किस तरह से गांव में बसने वाली भारत माता आज धूल धूसरित शस्य श्यामला ना रहकर उदासीन बन गई है। धूल धूसित नहीं है, वो शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, सुना होगा ना आपने, कि वो ना रहकर उदासीन हो गई है। उसका आंचल मैला हो गया है। गंगा यमुना के निर्मल जल प्रदूषित हो गए हैं। इसकी मिट्टी में पहले जैसी प्रतिमा और यश नहीं है, आज यह उदास हो गई है। क्यों? क्या जो सत्ताधारी हैं या सामंतवादी हैं या अंग्रेज हैं, उन्होंने अपनी सत्ता के माध्यम से मां भारती की स्वतंत्रता को अपने वश में कर लिया है। इसलिए उसमें रहने वाले जो कृषक हैं या किसान हैं या जो गांव के लोग हैं, वो स्वतंत्र रूप से सांस तक नहीं ले पा रहे हैं कि भारत माता क्या है। जन जन में बसती है भारत माता। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी क्यों बनी हुई है? उसे अपने ही घर में ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपने घर में नहीं है, कोई पराई है या पराई जगह कहीं खड़ी है? क्योंकि ये उस समय की रचना है जब अंग्रेजी जंजीरों में जकड़ा हुआ था हमारा देश। उस समय का वर्णन है जब आजादी से, स्वतंत्रता से सांस भी नहीं ले पाते थे हम। भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। इस देश पर हुकूमत किसकी थी? अंग्रेजों की। यहाँ की जनता का कोई अधिकार नहीं था। अपने घर में रहकर पराये आदेश को मानना उनकी व्यवस्था थी। अपना घर है, अपनी जमीन है, अपना देश है, लेकिन आजादी से नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पराधीन है। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी, काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचारों को मजबूरी में देख रही है। यहाँ की धरती दूसरे के अधीन थी। भारत मां के पुत्र स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते थे। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी बनी हुई है, क्योंकि ना तो अपनी मर्जी से कोई चल सकता था, ना खा सकता था, ना पी सकता था, यूं यहां तक कि अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले पाता, क्योंकि ऐसे वीर सपूत जो भारत मां को आजाद कराने के लिए तत्पर होते, उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, है ना। अगला प्रश्न है, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? किस तरह के भारतवासियों का चित्र खींचा है? प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। परतंत्र मतलब समझते हो? परतंत्र मतलब गुलाम, पराधीन। ठीक है, कैसी स्थिति हो गई थी? दयनीय। दयनीय मीन्स बिल्कुल दया के लायक। अंग्रेजों ने सुसंपन्न, सुसंस्कृत, सभ्य, शिक्षित और सोने की चिड़िया स्वरूप भारत को निर्धनता,
दीनता की हालत में ला दिया था। जो भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, सुसंपन्न कहलाता था, सुसंस्कृत कहलाता था, सभ्य कहलाता था, शिक्षित कहलाता था, आज उसको अंग्रेजों ने निर्धन बना दिया, दीन बना दिया पूरी तरह से। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता, जो कि उस समय थी जब कविता लिखी गई थी, शोषित, पीड़ित, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। ना तो उनके पास तन ढकने के लिए कपड़े थे, ना पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी ही थी। कवि ने भारतवासियों की दीन हालत की यथार्थता को दर्शाया है। यथार्थता का अर्थ होता है वास्तविकता, ओके, रियलिटी। अर्थात तत्कालीन भारतीय मूढ़, असभ्य, निर्धन, अशिक्षित, क्षुधित का पर्याय बन गए थे। उस समय की जो स्थिति थी वो यही थे कि वो बिल्कुल पूरा पर्याय किसके बन गए थे? निर्धन का, सभ्यता का, दीनता का, दया का, सिर्फ और सिर्फ यही चारों तरफ दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? भारत माता को राहु ग्रसित किस तरह से बताया कवि ने? देखो, विदेशियों के द्वारा बार बार लूटने रोंदने से भारत माता का चित्र विकीर्ण सा हो गया, क्योंकि बार बार लूटा जा रहा है उसका धन, उसका वैभव, उसका यश, उसकी कीर्ति, तो उसका जो चित्र था वो विकीर्ण सा हो गया है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया। आज यह दूसरों के द्वारा रौंदी जा रही है। रौंदी मतलब जैसे पैरों में कुचल नहीं देते हैं किसी चीज को बिल्कुल पूरी तरह से, इसी तरह से जिस तरह धरती सब सहन करती है, उसी तरह यह भारत माता भी सबका ध्वंस, उपद्रव आदि सहज भाव से सहन करती आ रही है। चंद्रमा अनायास राहु द्वारा ग्रसित हो जाता है, उसी तरह यह धरती भी विदेशी आक्रमणकारी जैसे राहु से ग्रसित हो जाया करती है। जिस तरह से चंद्रमा की कोई गलती ना होते हुए भी राहु द्वारा उसका ग्रास कर लिया जाता है, उसी तरह से भारतीयों की भी स्थिति या भारत माता की स्थिति भी उस चंद्रमा की तरह हो गई थी। और राहु अर्थात जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत पर पूरी तरह से शासन कर लिया था और उसकी स्थिति दयनीय बना दी थी। कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? एक तरफ कवि कहते हैं कि गीता प्रकाशनी, गीता क्या, ज्ञान, वेद पुराण से भरी हुई, और दूसरी तरफ ज्ञान मूढ़। क्यों, ऐसा क्यों कहा है? सुनिए, भारत सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता, सहिष्णुता समझते हो? सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता आदि का पाठ सारे विश्व को पढ़ाता था, किंतु आज इस क्षितिज पर अज्ञानता की पराकाष्ठा चारों तरफ फैल गई है। लूट खसोट, अलगाववाद, बेरोजगारी आदि जैसी समस्या उसको निःशेष करते जा रहे हैं। मुखमंडल सदा सुशोभित रहने वाली भारत माता के चित्र धूमिल हो गए हैं। धरती, आकाश आदि सभी इसके प्रभाव से ग्रसित हो गए हैं। आज सर्वत्र अंधविश्वास, अज्ञानता का साम्राज्य स्थापित हो गया है। इसी कारण कवि ने इसे ज्ञान मूढ़ कहा है कि जिस देश में गीता जैसे पुराण की रचना हुई, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, आज वो अंग्रेजों के अत्याचारों से पूरी तरह से निशब्द हो गई है, इसलिए उसको ज्ञान मूढ़ कहा है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप, संयम क्यों सफल है? विदेशियों द्वारा बार बार पद दलित करने के उपरांत भी भारत माता के सहृदय के भाव को नहीं रौंदा गया है। मतलब जो उसके मन में, भारतवासियों के मन में जो ममता का भाव है, जो दया का भाव है, जो परोपकार का भाव है, वो उतने अत्याचारों के बाद भी मिटा नहीं है, वो आज भी जीवित है। इसकी सहनशीलता आज भी बरकरार है। आज भी यह अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, लोगों के भय को दूर करती है। सब कुछ खो देने के बाद भी यह अपने संतान में वसुदेव कुटुंबकम की ही शिक्षा देती है कि हम सब एक हैं। यह है भारत माता के तप का ही परिणाम है कि उसकी संतान आज भी सहिष्णु है,
सहनशील है, मानवता के गुणों से, मानवता जैसे मूल्यों से ओतप्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्याख्या करें, अर्थात हम उन पंक्तियों की चर्चा करेंगे जो कि कविता की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों का क्या अर्थ है वो भी जानेंगे। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित भारत माता पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने परतंत्र भारत का साकार चित्रण किया है। परतंत्र मतलब पता है ना, पराधीन, गुलाम। और भारतीय ग्राम के खेतों में उगी हुई फसल को भारत माता का श्यामला शरीर मानते हुए कवि कहते हैं कि भारत की धरती पर सुनहरी फसल सुशोभित है और यह दूसरे के पैरों तले रौंद दिया गया है, क्योंकि उस समय की बात है जब भारत पराधीन था। प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने कहा है कि भारत पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई है, यहाँ के लोग अपने ही घर में अधिकार विहीन हो गए हैं, पराधीनता के चलते यहाँ की प्राकृतिक शोभा भी उदासीन प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कवि की स्वर्णिम फसल पैरों तले रौंद दी गई है। और भारत माता का, अब देखो, स्वर्णिम फसल पैरों तले रौंद दी जाने का अर्थ क्या है? भारत का जो स्वाभिमान है, भारत का जो सम्मान है, उसको अंग्रेजों ने अपने अत्याचारों से रौंद डाला और भारत माता का मन सहनशील बनकर कुंठित हो रहा है। इसमें कवि ने पराधीन भारत की कल्पना को मूर्त रूप दिया है, इसलिए इस कविता में मानवीकरण अलंकार है पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नम बाष्पाच्छादित। ये पंक्तियां कौन सी पाठ से है, कौन से कविता से है? भारत माता से ली गई हैं। और कवि कौन है? कवि सुमित्रा नंदन पंत है। पाठ कौन सा है? पाठ 5, गोधुली पाठ्य पुस्तक। ठीक है, प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने चित्रित किया है कि गुलामी में जकड़ी भारत माता चिंतित है, उनकी भ्रुकुटी से चिंता प्रकट हो रही। भ्रुकुटी मतलब समझते हो ना, आईब्रोज को भ्रुकुटी कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई चिंतित रहता है तो एकदम उसकी ना भौएं अजीब सी लगती हैं, ऐसी ऐसी, मतलब समझ में आ जाता है कि व्यक्ति चिंतित है। तो इसी तरह से जब भारत माता पर जब गुलामी की जंजीरें पूरी तरह से जकड़ी हुई थी, तो जो भारत माता चिंतित थी और उनकी भ्रुकुटी चिंता से प्रकट हो रही है। क्षितिज पर गुलामी रूपी अंधकार की छाया पड़ रही है। माता की आंखें अश्रुपूर्ण हैं। अश्रुपूर्ण मीन्स आंसू, और आंसू वाष्प बनकर आकाश को आच्छादित कर रहे हैं। इतनी व्याकुल है, इतनी उदास है कि उनके आंसुओं को वाष्प बनकर पूरे आसमान को आच्छादित मतलब सभी वातावरण में छाए हुए हैं। इसके माध्यम से परतंत्रता की दुखद स्थिति का दर्शन कराया गया है कवि द्वारा। पराधीन भारत माता उदासीन है, इसका बोध कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा। इस कविता में उन्होंने भारत माता को कविता के माध्यम से मतलब पूरी तरह से मानवीकरण किया है कि रोना, अश्रु होना, भ्रुकुटी में चिंताओं की रेखाएं दिखाई देना, ये क्या है? ये मानवीकरण ही तो है। ठीक है, ओके, आशा करती हूँ बहुत ध्यान से सुने हैं तो समझ में जरूर आएंगे। इसी तरह से आप बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिनमें शामिल है NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की परीक्षाओं के वीडियोस आप 100% फ्री देख सकते हैं। और हर एक विषय के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय के वीडियोस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यू जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिस भी विषय का वीडियो देखना है वो विषय देख लीजिए। अब लाली वर्मा मैडम है तो हिंदी का ही कहेंगी, तो क्लास 10th हिंदी गोधुली पाठ कौन सा देखना है, श्रम विभाजन देखना है, विश्व के दांत देखना है या पाठ्यक्रम देखना है, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक कीजिए। सपोज मैं उदाहरण दे देती हूँ आपको कि पाठ्यक्रम है, क्लिक कर दिया, जिस भी वीडियो पर हम क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा और उसको ध्यान से देखोगे तो समझ में भी जरूर आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, वीडियो समझ आएगा और पसंद भी जरूर आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर एक विषय जो भी वीडियोस रिलीज हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशंस आ जाएं और आप उनका लाभ उठा सके। ओके, अधिक से अधिक शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब में शेयर करो ताकि वे भी 100% फ्री बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सके। ओके, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।